सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को और सोनाली आपको नमस्कार। चंचल आपको भी मेरा नमस्कार और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल है? हालचाल बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कोई सखी हमसे मिलती है। और आज प्रोग्राम के पहले ही जब मैं देख रही थी तो इतने सारे संदेश आ चुके हैं हमारे पास में हमारे श्रोताओं के। और एक चीज मुझे लगा कि चलो पहले हम विषय बताएंगे, बाद में जिन विषयों पर श्रोताओं ने संदेश हमें भेज दिए हैं तो पहले विषय ही बता देते हैं। पहला विषय है चाय और गपशप। यानी कि हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि उन्हें लगा हम आने से पहले ही चाय पर गपशप बहुत सारी कर रहे हैं और ये बात सही भी है। भाई आने से पहले ही जो तैयारी हम कर रहे थे तो चाय भी थी, चुस्कियां थी और थोड़ी सी गपशप थी, थोड़ी तैयारी भी थी और श्रोताओं की बातें भी थी, है ना? कि सारे श्रोता कितने प्यारे अंदाज में, कितने सुंदर तरीके से कमेंट्स लिखते हैं। हाँ। और इनकी लेखनी कितनी समृद्ध है कि 1 घंटे का टाइम होता है उसमें कितने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख देते हैं। और हर किसी के कुछ बातों से जुड़े अपने अनुभव होते हैं, उन्हें भी वो अपने साथ साझा करते हैं। जैसे कि आज का जो विषय हमने लिया है कि घर में मरीज और मेहमानों का तांता, तो उनके साथ जो बीती है इस चीज को लेकर कि घर में कभी ऐसी कोई ऐसा कुछ हुआ उनके साथ में कि घर में मरीज है, मेहमानों का तांता लगा हुआ है, या किस तरह से उन्होंने इन चीजों को इससे हैंडल किया, इसके बारे में लिखा है। समय के साथ हमें कैसे बदलाव लाना चाहिए। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि घर में अगर कोई परेशान है, बीमार है तो लोग मिलने जाते ही थे, पर समय के हिसाब से, समय के अंदाज से अब हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए कि भाई अभी हमें मैसेज की सुविधा है, हम मैसेज कर सकते हैं, अगर हो सके तो आप ही घर से उन्हें टिफिन ले जाकर दे सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो समय के अनुसार हमें खुद को बदलना चाहिए। बिल्कुल, वहां चाय पर गपशप करने नहीं बैठना है। अगर आप मरीज को देखने जा रहे हैं तो बस थोड़ा सा समय निकालकर, और अगर कुछ बहुत आपातकालीन घटना ऐसी हुई है उनके साथ में तो सिर्फ उनको सांत्वना देने जाना है या सिर्फ एक मरीज का हालचाल पूछने जाना है, उतने तक ही सीमित रखिए उस चीज को। वहां चाय पर गपशप नहीं होनी है। और जब गपशप होती है तो कहानियों का भी जिक्र चलता है, तो आज का दिन कहानी का ही है। भाई कौन सी कहानी सुनेंगे आज हम? आज एक्ट्रेस का हम भाग 1 सुनने वाले हैं, कथा सुधा के अंतर्गत। और व्यंजन और खाते पीते सारी बातें होती है तो वही व्यंजन भी बनेंगे। और जब चाय की बात होती है ना, चाय के साथ में कुछ कचौड़ी हो, पकौड़े हो तो बड़ा मजा आता है। तो चाय पूरी हो जाती है। हाँ। और राजस्थान के व्यंजन क्योंकि इन दिनों श्रृंखला में चल रही हैं, तो राजस्थान का एक बड़ा अच्छा स्नैक है जिसे हम कई बार पूरे कह सकते हैं कि लंच का भी वो काम करता है, आपको पूरी भूख खत्म कर देता है। लेकिन मेहमान जब आते हैं तो उनको भी परोसी जाती है, लेकिन आप घर में बनाइए इसे। तो ये है प्याज की कचौरी। हमारी जिन सखियों को बनानी आती है वो जरूर इसकी रेसिपी हमारे साथ साझा करें। और इसके साथ में कुछ मीठा हो जाए तो कैसा है? बहुत सुंदर, जालीदार और रसीला सा, ऊपर से अगर रबड़ी भी डाल दी जाए तो और भी इसके स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। भाई तुम मीठी मीठी सी बातें कर रही हो तो मेरा मन कर रहा है गाना भी मीठा सही सा गाना सुन ले।
गा मरे गा पमा गा मा मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई हो सावन लगा मचल गए बादल सावन लगा मचल गए बादल बाहर आई हो जाने कहाँ होके बाहर जाने कहाँ होके बाहर आई। सोनाली, बहुत सुंदर गीत था और इसे गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। और अब कथा सुधा का वक्त आ चुका है, तो कहानी एक्ट्रेस का भाग 1 सुनते हैं। सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज प्रस्तुत है इस कहानी का पहला भाग। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वो शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को अग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से पट गया। आभूषणों की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बन जाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुण ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहन्माद शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा देवताओं का सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शक गण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, सुनिए, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, आप उनसे नहीं मिल सकते। तो क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड? युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर
कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्ध हस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थी, इस समय एक शूद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, कुंवर निर्मल कुमार, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ जी। नहीं, अब रहने ही दीजिए। मैं कल 5 बजे आऊंगा। इस समय तारा देवी को कष्ट होगा, ये उनके विश्राम का समय है। मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष सह लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वो दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं। कितने ही लोग मेरे दर्शनों के लिए विकल हो रहे हैं। बस एक दूसरे पर फाट पड़ते हैं मानो। ओहो, कितनों को तो मैंने पैरों से ठुकरा दिया। हाँ, ठुकरा दिया। मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। हाँ, न जाने देगी। ये सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वो नवविकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। वो कांति, वो कोमलता, वो चपलता, वो माधुर्य किसी नव यौवना को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वो एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी। मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय पट पर खिंच गया। उसे वो किसी तरह भूल न सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते हुए देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वो स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीजें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? नहीं, मेरे पास चीजें लाने की जरूरत नहीं। मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशरफियां हैं, बाल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियां, सभी तो है। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर सा हार भी है। मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा, सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वो संदूक मेरे पास लेकर आओ। हाँ, वो वाला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया।
उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत OBE। लड़के से पूछा, ये पत्र किसने दिया तुमको? वो तो नहीं जो वो रेशमी साफा बांधे हुए थे? बताओ तो। लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वो झपटकर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, तारा जी, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूं। कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर है? हाँ, है बाहर। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था। मैनेजर साहब, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों ना भेज दिया? हाँ, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। हाँ, देखा तो था। क्या वो फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। मैनेजर साहब, आज मैं रिहर्सल में ना आ पाऊंगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पांव के लिए महावर, एक एक अंग एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज वो परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वो 15 साल से इस कंपनी में थी और ये समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले और जब अपने अस्त्रों से सचकर वो दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है। वो मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज की ओर लगे हुए थे। वो चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाए और उसे इसी अंदाज से खड़े देखे। इसी अंदाज से वो उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल नवयौवना उस अवस्था में पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। वो किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। 10 मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ा अवस्था में भी प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वो किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही।
सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, मैनेजर दीपक केसावलेकर, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार को। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगले भाग का हम सभी को इंतजार रहेगा। बिल्कुल, जब कोई कहानी अधूरी सी रह जाती है ना तो मन में एक उत्सुकता बनी रहती है आगे जानने की अगले भाग में क्या होने वाला है। तो बस आप इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनिए ये गीत। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर में। चंचल, हम सफर का रिश्ता कैसे होता है पंख और परवाज की तरह, बिल्कुल इसी तरह से जुड़ा हुआ एक कमेंट हमारे साथी ने लिखा है। ये कहते हैं कि चाय वैसे मेरी बहुत पसंदीदा पेय है, अगर ऑफिस में मेरे साथ किसी या रिश्तेदार की मीटिंग हो या स्वयं किसी से मिलने जाओ तो मेरी तरफ से पहला वाक्य होता है
कि चाय पिएंगे, इससे अपनत्व का एहसास होता है और नतीजा भी अच्छा निकलता है। और तो और सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी के साथ कोई भी डिस्कशन करना होता है तो दोनों साथ में चाय जरूर पीते हैं। मुझे किसी भी तरह के व्यसन की आदत नहीं है, सिर्फ चाय का मैं दीवाना हूँ। और इन्होंने हम दोनों को न्योता दिया है कि अजमेर आइए, साथ में चाय पिएंगे। इन्होंने जैसे लिखा है कि किसी व्यसन की आदत नहीं है, तो चाय को व्यसन नहीं कहा जा सकता जब तक अगर आप दिन में 1 बार या 2 बार चाय पीते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ सुबह और शाम की चाय की आदत होती है, तो ये व्यसन नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं दिन में, हाँ पीते ही जा रहे, मतलब 10-15 मिनट बीते नहीं कि आपको चाय की तलब आने लगती है, तब ये एक व्यसन है। और इतनी ज्यादा मात्रा में चाय कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन चाय और गपशप ये केवल चाय पीने के बारे में बात नहीं है सोनाली, ये सुकून से बैठकर कुछ बातचीत करने का समय होता है। जब हम बातचीत करने बैठते हैं ना तो बहुत सारे मुद्दे निकल आते हैं। यानी चाय सिर्फ माध्यम है। हाँ, कई बार पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, खेल कूद की बातें होती हैं। और चाय है ना मेल जोल का प्रतीक भी हम कह सकते हैं। चाय पीना और पिलाना ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। क्योंकि आजकल मेल जोल बहुत कम हो रहा है, हर कोई व्यस्त है, किसी के पास वक्त नहीं है। पर अगर चाय के बहाने मिला जाए तो इससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती। एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक चाय पर आना हर घर में आम बात थी। प्रातःकालीन सैर के बाद या शाम को, पर अब तो ये बिरला ही हो जाता है कि कोई आते नहीं है, मिलते नहीं है। अब ज्यादातर चाय की दुकानों में चाय के ठेले के पास खड़े होकर चाय पीते हैं और वहां भी अच्छी बात होती है। आजकल हम महिलाएं भी कभी कभी मॉर्निंग वॉक पर जब दिल करता है तो हम भी दुकान वाली चाय गपशप के साथ आनंद उठाते हैं। मैं बहुत ज्यादा चाय नहीं पीती, पर अच्छी चाय की शौकीन हूँ। सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार चाहिए। और मुझे बाहर गुमटी वाली चाय भी बेहद पसंद है जी। ट्रैवलिंग में रहती हूँ या अपने शहर में हूँ, बाहर हूँ, तो मैं चाय जरूर पीती हूँ। पुणे में कि इन्होंने एक चाय का नाम लिया है, 2 चाय का नाम लिया, वो इन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल, वो होती है टपरी वाली चाय। एक बड़ा मजा आता है उसे पीने के लिए। और परिवार, पड़ोसी, दोस्त या किसी भी अन्य के साथ पर बस हम चाय लेकर बैठ जाते हैं, चाय के 2 प्याले हैं, गपशप कर रहे हैं। और कई बार तो बस यूं ही इधर उधर की बहुत सारी बातें होती हैं। कई दफा ऐसा होता है कि एक अनौपचारिक सी मुलाकात है, अपने दोस्त है या सहकर्मी है, दिन भर की सिर्फ हम थकान मिटाने के लिए साथ में बैठते हैं। और एक साथी होती है चाय, यानी कि एक हमारा मित्र और एक साथी है चाय। कुछ हल्की फुल्की बातें होती हैं तो कई बार मस्ती और मूड ऐसा बदल देती है ना चाय कि लगता है कि जो दिन भर का तनाव था या थकान थी वो बिल्कुल कहीं छू मंतर हो जाती है ना। तो भाई ऐसे ही मिलते जुलते रहना चाहिए हमें। एक दूसरे से मिलते जुलते जब रहते हैं ना तो दिल में जो है ना कुछ ऐसी गांठ नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी मनमुटाव हो भी जाता है, पर अगर हम मिलजुल के नहीं रहे ना तो वो मनमुटाव जो है गांठ हमेशा गांठ ही बनकर रहेगी। अगर हम मिलते जुलते रहे तो दिल की गांठ खोल सकते हैं। बिल्कुल। और इस समय एक छोटे से अंतराल का समय हो चुका है। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूं सोनाली पाठक। तो देखिए, बड़ा अच्छा सा एक कमेंट चाय को लेकर हमारे श्रोता लिखते हैं। शाम का वक्त था, आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चूल्हे पर चाय चढ़ी थी और जैसे ही उबाल आया उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैंने 2 कप बनाए, एक अपने लिए, एक उनके लिए। वो हमेशा की तरह देर से आया और आते ही बोला, चाय तैयार है या बस खुशबू ही पिलाते रहते हो? हाँ, क्या बात है। हम दोनों हंस पड़े। चारपाई पर बैठकर चाय के घूंट शुरू हुए और साथ में गपशप भी। पहले तो बात मौसम की चली, फिर धीरे धीरे पुरानी यादों का पिटारा खुल गया। कुछ स्कूल के किस्से, मोहल्ले की शरारतें और बेवजह की हंसी, सब वापस आ गया जैसे कहीं गया ही ना हो। क्या बात है, बहुत सुंदर बातें। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी
अभी चाय के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय और गपशप इसका तो मजा ही अलग होता है। अक्सर परिवार में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में चाय के समय बैठकर घंटों गपशप की जाती है। चाय पीते हैं, इधर उधर की बातें, अपना दिल खोलकर रखते हैं और कई बार तो अपने दोस्तों की, मित्रों की, परिवार की बुराई भी हम करते हैं। कुछ छोटे छोटे से पलों को याद करते हैं। ऐसा होता है कि चाय का वक्त जो होता है, चाय पीते वक्त घर का नज़ारा ही ऐसा होता है कि पूरी दुनिया ही गपशप में बदल जाती है। और इन बातों में कई बार कुछ शिकायतें होती हैं जो मिली होती हैं इन बातों में। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो ये बात सही है, जब आप अपना दिल खोलकर किसी के सामने रखते हैं तो बिल्कुल जो औजारों से दिल खोलने की जो बारी है वो नहीं आती है। कहने का अर्थ यही है कि दिल में दबी हुई बहुत सारी बातें होती हैं ना, वो एक घुटन का रूप ले लेती हैं, तनाव का रूप ले लेती हैं। तो कई बार आपके मित्र हैं, परिवार में कोई हैं, तो उनके साथ अपना दिल खोलकर बात जरूर कीजिए। और ये चाय का जो बहाना है ये बहुत अच्छा है, ढूंढते रहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि मेरे हाथ की बनी चाय पीने के लिए सभी को निमंत्रण है, जिसमें खास मसाला लेमन ग्रास जो मेरे घर के गार्डन में ही उगता है, पुदीना अदरक पड़ता है जो मार्केट से लाता हूँ। पत्नी श्री तो यहाँ तक कहती है कि अब चाय की दुकान लगाओ, चाय बगैर गपशप नहीं की जाती। क्या बात है। और एक अन्य संदेश में हमारे श्रोताओं ने जो बात लिखी है वो कुछ इस तरह से है कि बिना गपशप के चाय फीकी लगती है। यानी कि अगर आपको शक्कर की जरूरत नहीं है तो गपशप से काम चल जाएगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि बिना चाय के गपशप भी अधूरी लगती है। चाय माहौल बनाती है, गपशप उसे और जीवंत कर देती है। चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि लोगों के साथ बैठने और जुड़ने का अवसर देती है। जब लोग चाय के साथ बैठते हैं तो माहौल हल्का और सहज हो जाता है, जिससे बातचीत अपने आप ही शुरू हो जाती है। और बातचीत करते हुए तो कई बार विवाह के रिश्ते तक पक्के हो जाते हैं, बरसों से अटके काम पूरे हो जाते हैं। और भाई एक जो भी समय है उसे रोचक और आनंददायक बना देती है चाय। सचमुच ये इन सब चीजों की ना चंचल बहुत जरूरत है। नहीं तो क्या हो रहा है आजकल इस मोबाइल की दुनिया में हम ऐसे खो गए हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। पहले हम कहीं बाहर जाते थे और हमें रास्ता नहीं मिलता था तो हम गाड़ी रोक कर किसी से रास्ता पूछते थे। अब हमारे पास में मैप है तो हम मैप में देख के पहुंच जाते हैं। हमें किसी चीज की किसी की जरूरत ही नहीं है। हम फोटो भी लेने के लिए पहले किसी को रोक कर कहते थे हमारी फोटो खींच दीजिए, अब हम सेल्फी के माध्यम से फोटो लेते हैं। पर चाय एक ऐसा माध्यम है जिसके बहाने हम मिलते जुलते हैं, तो चाय के माध्यम से ही हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। एक और संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय का वक्त ही ऐसा होता है कि घर में कोई भी दोस्त आ जाए और किसी से हम कहें कि चाय पी लीजिए तो गपशप के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके साथ बन जाता है। खुशी में चाय पीते हैं, धीरे धीरे गपशप का मोड़ ले लेती हैं बातें। और चाय पीने से गपशप का कुछ ऐसा नशा हो जाता है कि कई बार बड़ी बड़ी डींगे हाँ के बिना भी नहीं रहा जाता। और दूसरों के बारे में क्या कहें, खुद भी इस तरह के माहौल में हम ढल जाते हैं कि मैं भी डींगे हाँ के बिना नहीं रहता। और मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं। तो इस तरह से अकेले में चाय पीना कभी भी अच्छा नहीं लगता। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत सारे संगीतज्ञ हैं, टीचर हैं, नवयुवक हैं जो गीतकार संगीतकार यानी बनना चाहते हैं, उनकी भी एक बैठक होती है और उसमें वे चाय कॉफी के माध्यम से चर्चा भी करते हैं। और जो लोग अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कई बार चाय की बात हम कर रहे हैं तो वो घर से चाय बनाकर थर्मस में भी ले जाते हैं। या जिन्हें लगता है कि भाई दूध वाली चाय पसंद नहीं आएगी तो चाय के बहुत सारे अभी ऑप्शन हो गए हैं, जिसमें हर्बल टी, ग्रीन टी, लेमन टी, इस तरह की चाय भी आप ले सकते हैं अगर आपको लगे कि ये एक व्यसन का रूप ले रही है। ला 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 धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, बेकरारों की दुनिया संवर जाए हम, बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। ला 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 ला।
नजारे हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती की धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, ना ना, जो तुम मुस्कुरा दो, आहा, ला 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 ला। चंचल, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ना कि कोई परेशान हो, है ना? बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं अपने अगले विषय की कि जब घर में कोई बीमार हो और मेहमानों का तांता लगा रहता है, तो जब कोई घर में बीमार होता है ना सोनाली, तो घर का वातावरण अचानक से थोड़ा सा गंभीर और संवेदनशील सा हो जाता है, और परिवार के सदस्य भी अपनी जो आम जो उनकी दिनचर्या होती है उसे छोड़कर एक जो रोगी है या जिसे देखभाल की समय जरूरत है, बस उसी के आगे पीछे लगे रहते हैं। और ऐसे में जरूरत होती है थोड़ी सी शांति, स्वच्छता, नियमित देखभाल और थोड़े से मानसिक संतुलन की। हमारी एक सखी ने लिखा है कि मेरे पति का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हम बहुत परेशान थे, लेकिन अब कैसी तबीयत है पूछने वालों का सुबह से ही आना शुरू होता था, तो देर रात तक चलता रहता था। कैसे सब कुछ कैसे करे, सच में बहुत मुश्किल होती है। सभी से विनम्र निवेदन है कि जब तक एकदम जरूरत ना हो तो फोन भी ना करे और बस हालचाल पूछ लिया करे, यानी मैसेज करके पूछ सकते हैं। फोन से भी परेशान हो जाते हैं कि बस ऐसा लगा कि मैं रात भर नींद नहीं हो पाई, मरीज के साथ बैठे रहे, उन्हें तकलीफ हो रही थी तो घर वाले जो वो भी जागते हैं, और फिर दिन में ऐसा लगता है चलो ये हमारे घर के जो पेशेंट है ये सोए हैं तो मैं भी थोड़ी देर सो जाऊं, और उतने में फोन की अगर घंटी बज जाती है तो हमारी नींद में खलल पड़ जाता है। सोनाली, एक बात ये भी होती है कि जो जितने फोन आते हैं, जो लोग घर पर मिलने आते हैं मरीज के बहाने, वो हर एक को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ, हाँ, तो वो सारी जो कहानी है वो शुरू से लेके अंत तक बार बार सुनाते बताते। कई बार वो कहते हैं कि अगर कुछ घटना ऐसी हुई है तो वो दृश्य बार बार कई बार हमारे आंखों के सामने आता है, तो इतने असंवेदनशील ना बने जो देखने आते हैं कि उस घटना स्थल पर बार बार उनको लेकर जाया जाए, या अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी या ऑपरेशन से कोई बाहर निकल कर आया है तो बार बार हम उन्हें वही दृश्य दिखाने पर मजबूर कर देते हैं, बातें पूछ पूछ कर, जबकि हमें भुलाना चाहिए वो सब चीजें, है ना। और ये जो ऐसा भी नहीं है कि लोग ऐसे ना सोचेंगे कि भाई ये तो संवेदनशील ही नहीं, उन्होंने फोन भी नहीं किया, क्योंकि आजकल सब समझते हैं, सब जानते हैं, तो जो पुराना तरीका है वो हमें थोड़ा सा भुलाना चाहिए। हमारे हाँ चलिए, संदेश हम दोनों के ही पास है, हम दोनों पढ़ने को लाए थे। बताइए क्या लिखा है संदेश में। एक साथी ने लिखा है कि मरीजों के लिए कुछ सहायता के लिए आते हैं तो कोई बात नहीं, पर कुछ लोग केवल एक अपना कर्तव्य समझकर या एक खाना पूरी के लिए आते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं, बेमतलब की सलाह और मशवरा देकर चले जाते हैं। तीमारदार थक जाते हैं, घर वाले भी थक जाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि लगता है कि अरे हम नहीं गए उनको देखने के लिए तो हमारे बारे में अलग अलग बातें बनाई जाएंगी। तो ये बिल्कुल ना सोचें, आपको समय नहीं है, सिर्फ एक दिखावे के लिए आप जा रहे हैं, तो ऐसा कतई ना करें। जो मरीज है वो भी परेशान होगा और जो उसकी देखभाल कर रहे हैं परिवारजन वो भी परेशान होंगे। इसी तरह से एक संदेश है कि 7 महीने पहले मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ, ये हमारे श्रोता मित्र लिख रहे हैं, और जिस रिश्तेदार और मेहमान मित्र को ये मालूम हुआ अस्पताल में, तो डॉक्टर ने
किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन घर आने के बाद बस सभी लोगों का तांता सा बना रहा। तो अगर किसी के दिल का ऑपरेशन हुआ है तो इस समय वो बहुत कमजोर स्थिति में है, तो जाकर कई बार तो हम सोए हुए को उठाकर भी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि संक्रमण का खतरा बना रहता है। हाँ। कि जब वो पेशेंट होते हैं ना, तो उनका शरीर पहले से वीक हो चुका होता है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको सर्दी जुकाम है या फिर कुछ ऐसी तकलीफ है जिससे उन्हें और ना तकलीफ हो जाए, तो ऐसे वक्त तो बिल्कुल भी जाना नहीं है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर यानी चले जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता इस बात का कि अरे क्या है, सर्दी तो है, पर सर्दी भी बहुत जानलेवा हो सकती है, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने क्योंकि संक्रमण की बात की, तो हम बात कर रहे हैं मरीज के बारे में, लेकिन कई बार जब घर में कोई गर्भवती स्त्री है, उसका प्रसव हुआ है, तो उस नए बालक को, बच्चे को देखने के लिए या उस प्रसूता से मिलने के लिए भी बहुत सारे मेहमान आते हैं, और यहाँ वो उस छोटे बच्चे को या उस जिसका प्रसव हुआ है उस स्त्री के बारे में वो सोचते ही नहीं कि संक्रमण उन्हें भी लग सकता है। उन्हें उस बच्चे को गोद में उठाने का चाव रहता है। वो किस स्थिति से निकलकर आए हैं इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जिस तरह से आपको मरीज के बारे में ख्याल रखना है, तो एक जो नव प्रसूता स्त्री है उसका भी ख्याल रखना है, और नवजात शिशु का भी। एक हमारे साथी लिखते हैं, बात कड़वी है पर सच्चाई ये है कि मरीज का असली शुभचिंतक वही होता है जो अस्पताल में साथ दे, मरीज के साथ रात गुजारे। बाकी जो घर आकर शुभचिंतकी दर्शाते हैं वो महज एक औपचारिकता मात्र होती है। वैसे भी घर के मरीज के कारण घर के अन्य सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो हो ही जाते हैं, उस पर ऐसे मेहमानों का असमय आना घर के सदस्यों के साथ साथ उस मरीज को भी मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देते हैं, जिसे संपूर्ण रूप से आराम की जरूरत होती है। हर आने वाले मेहमान का एक ही सवाल, कैसे हुआ, कब से हुआ, आराम है कि नहीं, इतने सवालों के जवाब देते देते ऊब जाना, जिसके कारण मरीज की जिस तरह से देखभाल होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है। एक हमारे साथी ने भी ये लिखा है कि मेरे पिता के पैर का घुटने का ऑपरेशन हुआ था, और बस लोगों का इतना तांता लग गया कि मैं अपने पिता की सेवा भी ठीक से नहीं कर पाता था। उनकी एक्सरसाइज जो करवाना पड़ता है, घुटने के ऑपरेशन के बाद में एक्सरसाइज मस्ट होती है, तो एक्सरसाइज भी नहीं करवा पाता था। तो इस तरह से मैं परेशान हो गया था। तो ऐसा भी, इतना भी मेल जोल या आना जाना ठीक नहीं है। लेकिन एक गाना सुनवाना ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सुन लेते हैं। ठहरिए होशों में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं, ऐसी क्या
पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फे तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लो तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लो तो चले जाइएगा। चंचल, हमारे एक साथी लिखते हैं कि बीमारी पहले ही जेब पर भारी पड़ जाती है और मेहमानों का तांता लगने से खान पान और अन्य खर्च बढ़ जाते हैं, जिससे परिवार पर अनावश्यक वित्तीय दबाव आता है। यदि आने वाले मेहमान समझदार हो और काम में हाथ बटाए या सकारात्मक माहौल बनाए तो ये मरीज के लिए मनोबल बढ़ाने वाला भी हो सकता है। लेकिन तांता शब्द नकारात्मकता की ओर अधिक संकेत करता है, जहां भीड़ सहायता से ज्यादा समस्या पैदा करती है। साथ ही एक साथी लिखते हैं, घर में मरीज और मेहमानों का तांता एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां घर के सदस्य पहले से ही बीमारी और परेशानी से जूझ रहे हो और ऊपर से मेहमानों का लगातार आना जाना लगा रहेगा। ऐसी स्थिति की किसी भी परिवार के लिए एक अग्नि परीक्षा के समान होती है। तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने आप बीती अपनी बताई है और वो खुद इस बातों को मान रहे हैं कि ये जो व्यवहार है, जो कई बार सिर्फ कर्तव्य निभाने आते हैं या बहुत देर बैठ जाते हैं, उस परिवार को और परेशानियों में डाल रहे हैं। ये बहुत असंवेदनशील व्यवहार होता है। तो बिल्कुल सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और अब मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छी अच्छी सी रेसिपी बता दें हमारे श्रोताओं। उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी। तो बिल्कुल पढ़िए। एक हमारे साथी लिखते हैं कि उन्होंने हमारा नाम लिखा और साथ ही हमारी प्रस्तुतकर्ता अनुश्री मैडम को भी धन्यवाद कहा है कि आपके इस कार्यक्रम और संगीत बहुत अच्छी बातें हम सभी को प्राप्त होती है। आप सभी सखी सहेली को बहुत बहुत आभार, और आज के जो विषय है वो हमें बहुत अच्छे लगे हैं। कई बार कार्यक्रम को रोचक बनाने में हमारे श्रोताओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। वो उन्हीं बहुत का हाथ होता है। हाँ जी। जब वो अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं, हमसे साझा करते हैं, तो बस हमारा काम होता है उन्हें अन्य सभी सुनने वालों तक पहुंचाने का। क्योंकि फेसबुक पर तो सभी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो फेसबुक से जुड़े हुए नहीं है साथी, उन तक भी उनकी बातें पहुंच जाती हैं। तो अब बात करते हैं, हाँ, राजस्थान की प्याज की कचौरी, और ये वहाँ का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड भी माना जाता है और एक तरह का नाश्ता भी है, जिसे विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर, ये जो क्षेत्र हैं राजस्थान के, वहां पर इसे पसंद किया जाता है और बनाया जाता है। और इसमें मैदे की बाहरी परत होती है, ऐसा हमारे साथी लिखकर बता रहे हैं, और बहुत खस्ता और क्रंची ये होती है। इसके अंदर प्याज, उबले आलू, बेसन और राजस्थानी कुछ मसाले हैं जिनमें खास तौर पर सौंफ, धनिया, हींग ये भरे जाते हैं। इनकी चटपटी भरावन की जाती है। आमतौर पर इसे खट्टी मीठी इमली की और तीखी हरी चटनी के साथ, कई जगह पर इसे कढ़ी के साथ भी परोसा जाता है। और जयपुर अपनी प्याज की कचौरी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और अब भी मीठी मीठी जो है मिठाई जो है घेवर, ये एक राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे मैदा, घी और दूध के पतले घोल को गर्म घी में डालकर जालीदार बनाया जाता है। इसे चाशनी और रबड़ी के साथ परोसा जाता है। घी और बर्फ को फेंटकर स्मूथ क्रीम बनाकर फिर मैदा और ठंडा पानी या दूध मिलाकर पतला घोल तैयार किया जाता है। इसके लिए सामग्री है 1 कप मैदा, 1/4 कप पिघला हुआ घी, बर्फ के टुकड़े 3-4, ठंडा पानी या दूध आवश्यकता अनुसार, नींबू का रस 1 चम्मच, घी तेल तलने के लिए, और चाशनी 1 तार की, रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए। और जैसे कि इसमें बताया गया है ना कि आप ठंडा पानी या दूध कुछ भी ले सकते हैं। अगर दूध के साथ उस घोल को बनाएंगे तो वो और ज्यादा थोड़ा सा नरम, मुलायम और खाने में एकदम कहते हैं कि माउथ मेल्टिंग जो होती है चीजें, उस तरह का बनेगा। तो घेवर का बैटर तैयार करना है। बर्तन में घी और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छे से फेंटना है जब तक वो सफेद ना हो जाए। उसके अंदर बर्फ हटा देना है, फिर मैदा, दूध और थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते जाना है। घोल एकदम भी पतला नहीं होना चाहिए। उसमें नींबू का रस मिलाकर इसे छान ले। घी गरम करे, कढ़ाई में घी को तेज आंच पर धुआं निकलने पर गर्म करे। अब इसमें घेवर जो है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालकर बैटर डाले और झाग जब शांत हो जाए, फिर ऐसी ये प्रक्रिया 10 से 12 बार दोहराना है, तब जालीदार घेवर बनेगा और उसे निकालना है। और सुनहरा होने के बाद में उसे चाशनी में डाल दे और उसके बाद में उसके ऊपर रबड़ी डाल दे और पिस्ता और बादाम से सजाए। और ये बैटर जो हमेशा ठंडा होना चाहिए और घी बहुत गर्म होना चाहिए। ये ठंडा जो बताया गया है वो इसीलिए है क्योंकि जब एक गहरे बर्तन में बार बार हम उसे डालते हैं ना, तो जो छन छन करके आवाज आती है, तो जाली तैयार होती है। हाँ, पूरी जाली तैयार होती है। जब तक वो घोल ठंडा नहीं होगा तो वो जाली तैयार नहीं होगी। तो बताया गया जो तरीका है उससे बिल्कुल एक बार आप बना के देखिए और ये घेवर बहुत ही शानदार लगते हैं। खास तौर पर जब रक्षाबंधन का समय आता है तो
राजस्थान में हर बाजार पर ये सजे हुए नजर आते हैं और सादा घेवर भी होते हैं, मलाई वाले घेवर भी होते हैं। कई बार कुछ लोग फीके घेवर भी लेकर आते हैं और घर पर खुद चाशनी में उनको भिगोकर फिर बनाते हैं। तो भाई मीठी मीठी बातों के साथ अगर मीठा गाना ना हो ना तो मजा नहीं, अधूरा रहेगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा। ये थी इस आज की सखी सहेली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, क्योंकि समय हो चला है पूरा। दीजिए इजाजत चंचल वर्मा और सोनाली पाठक को नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।